हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं शुक्र नीति के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। शुक्र नीति का कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। ये 2000 श्लोकों का हिंदू शासन पर लिखे गए ग्रंथों में सोमदेव सूरी के बाद सबसे उल्लेखनीय शास्त्र है। इसमें पूर्वगामियों यथा महाभारत, मनु और कामदक से भी तथा अप्रत्यक्ष रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी लिया गया है। लेखक ने इसे ब्रह्मा द्वारा मनुष्य मात्र के हितार्थ रचित नीतिसार का सारांश बताया है। काल निर्णय शुक्र नीति के काल के विषय में विद्वानों का गहरा मतभेद है। राजेंद्र लाल मित्र व डॉक्टर घोषाल ने इसकी रचना 12वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य मानी है। वस्तु स्थिति यह है कि इसका अधिकांश भाग 11वीं और 12वीं शताब्दी में लिखा गया है, किंतु इसमें कुछ अंश 14वीं शताब्दी तक जुड़ता चला गया। दंड नीति शुक्र ने भी अन्वीक्षिकी, त्रयवार्ता और दंड नीति विधाओं के महत्व को स्वीकार किया है। अनिवीक्षी में न्यायशास्त्र और वेदांत आदि है। वेद त्रयी में धर्म, अधर्म, कामना और मोक्ष है। अर्थ और अनर्थ वार्ता में है। न्याय व अन्याय दंड नीति में आते हैं और दुष्टों के दमन को दंड कहते हैं। इसी कारण राजा जो होता है एक दंड का रूप होता है और राजा की नीति को दंड नीति कहते हैं, क्योंकि न्याय को नीति कहते हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में शुक्र ने राजनीति की धारणा शासन कला के रूप में की है, जिसका निश्चित उद्देश्य सामान्य सुख को प्रोत्साहन देना है। बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। शुक्र ने भी वर्ण और आश्रम व्यवस्था को मान्यता दी, परंतु उसका आधार जन्म न मानकर उन्होंने गुण और कर्म माना है। यह उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण का सूचक था। राज्य और राजा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं राज्य के बारे में। शुक्र ने भी राज्य को सवयव अथवा सप्तांग माना है, मतलब 7 माना है। उसे वृक्ष के समान बताया है। राज्य रूपी वृक्ष का मूल कौन होता है? राजा होता है। मंत्री समर्थ डालें होती हैं और सेना के अधिनायक शाखा होते हैं। सेना पत्ते होते हैं, प्रजा फूल और पृथ्वी के काम आते हैं फल और भूमि बीज होती है। राजा शुक्र के मत में राजा का महत्व राज्य के सभी अंगों से सबसे बढ़कर है। वह राज्य रूपी शरीर का सिर और राज्य रूपी वृक्ष की जड़ होती है। राजा इस जगत राज्य की वृद्धि का हेतु है और वृद्धों को मान्य है। वह नेत्र को इस प्रकार आनंद देता है जैसे चंद्रमा समुद्र को। यदि उत्तम व नीतिमान राजा ना हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाए जैसे मल्ला के बिना समुद्र में नाव। शुक्र के मतानुसार प्रकृति के 3 गुणों सत, राज और तम के अनुसार राजा भी 3 प्रकार के होते हैं। राजा में तमास गुण का बाहुल्य होता है। वह राजा देव नहीं माना जा सकता, वह राक्षस युक्त माना जाएगा। जो राजा राजोगुण प्रधान होगा वह भी देव का स्थान नहीं पा सकता, वह मानव वंश युक्त माना जाएगा। परंतु जिस राजा में सत्व गुण का प्रधान होगा वही एकमात्र राजा देवत्व को प्राप्त करेगा। पिता, माता, गुरु, भ्राता, बंधु, कुबेर, यम आदि 7 गुणों से युक्त ही राजा होता है, अन्य नहीं। जो राजा धर्म में तत्पर है वे देवताओं का अंश है और अन्य राजा राक्षसों के अंश है, जो धर्म का लोप करने वाले और प्रजा को पीड़ा देने वाले होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद के बारे में। शुक्र ने भी मंत्रियों की ही राजा के लिए अति आवश्यकता का विवेचन किया है। शुक्र नीति के अनुसार 8 मंत्री होने चाहिए: सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान सचिव, आमत्य, प्राण विभाग और प्रतिनिधि, जिन्हें राजा की 8 प्रकृतियां बताएं। शुक्र ने पुरोहित को इन 8 से ऊपर बताया है और इसके बाद दूत का स्थान आता है। वास्तव में शुक्र ने राजा की 10 प्रकृतियां मानी है, अर्थात 8 मंत्री, पुरोहित और दूत। शुक्र ने मंत्रियों की योग्यताएं, उनके कर्तव्य, मंत्रणा की प्रणाली आदि का कौटिल्य के अनुसार ही विवेचन किया है। शुक्र नीति में यद्यपि राजा के विभिन्न मुख्य अधिकारियों का वर्णन है, लेकिन मंत्री परिषद का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। शुक्र ने राज दरबार की बनावट व व्यवस्था का विस्तृत विवेचन किया है। अतः शुक्र का राजा के विषय में विचारों का सार इस प्रकार है: राजा एक प्रकार से प्रजा का सेवक होता है और वो प्रजा से जो वसूल करता है वो क्या होता है? टैक्स होता है, मतलब उसका वेतन होता है। शुक्र ने मंत्रियों और सभासदों में मंत्रणा और परामर्श के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। सभासद एक अर्थ में जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कर पद्धति के बारे में। शुक्र ने भी कौटिल्य के अनुसार ही दंड भूमि व शुल्क को आय का स्रोत स्वीकार किया है। उस कर आय के व्यय के संबंध में डॉक्टर बेनी प्रसाद शुक्र का मत लिखते हैं
आय का जो आधा भाग है वो टैक्स में जमा किया जाए और जो बचा कुचा है उसका भी आधा अर्थात मतलब कुल आय का 1/4 जो हिस्सा है वो सेना पर खर्च होना चाहिए मतलब व्यय किया जाए और कुल आय का 1/12 जो अंश है ग्रामों के चौधरियों के वेतन पर व्यय किया जाए और शेष बराबर भागों में बांटा जाए अर्थात कुल आय का 1/28 अंशों में और उन्हें दान जन मनोरंजन अधिकारियों के वेतन और राजा के व्यक्तिगत खर्चों पर व्यय किया जाए। अब हम पढ़ते हैं न्याय पद्धति के स्थानीय प्रशासन के बारे में। शुक्र ने स्थानीय प्रशासन का संक्षिप्त प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार 10 गांव के अधिकारियों को नायक, 100 गांव के अधिपति को सम्मानित होता है, 10,000 गांव के कर अधिकारी को आशापाल या स्वराष्ट्र कहा गया है। शुक्र नीति में पौर, नगर व पौर संस्थाओं का भी उल्लेख है। नगर का निर्माण, आयोजन व व्यवस्थापन विस्तृत रूप में विवेचित किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं न्यायिक पद्धति के बारे में। शुक्र के मतानुसार राज्य कानून के स्रोत धर्मशास्त्र, जातियों, प्रदेशों व श्रेणियों के चलन तथा राजा के आदेश है। शुक्र ने दंड व्यवस्था को अपराधों की गंभीरता, अपराध करने वाले मनुष्य के चरित्र तथा विभिन्न प्रकार के दंडों पर आधारित किया है। अब हम पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में। शुक्र ने कामंदक व कौटिल्य की भांति राजमंडल, षड्गुण्य सिद्धांत, साम दाम दंड भेद आदि कूटनीतिक उपायों को अपनाया है। शुक्र ने भी शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन आदि राजाओं का वर्णन किया है। ये जो प्रकार बताया है उदासीन, मध्यम, ये राजाओं का वर्णन किया है। विशेष बात शुक्र के अंतर्राज्यीय संबंधों के दृष्टिकोण के विषय में है। डॉक्टर घोषाल लिखते हैं कि शुक्र राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नैतिकता के त्याग को उचित ठहराता है। अर्थशास्त्र की शासनकाल के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए शुक्र राजा को अन्य सभी के प्रति अविश्वास की नीति के पालन की सीख देता है और उसे मनुष्य के लोभी स्वभाव के आधार पर न्यायोचित ठहराता है। शुक्र शत्रु के प्रति युद्ध की नीति का समर्थन करता है जिसका आधार धोखा और अत्याचार है। सारांश यह है कि जबकि शुक्र साधारणतः राजनीति की ऊपर नैतिकता को सर्वोपरिता को मानता है, उसने व्यवहार में दीर्घ काल में चली आई अर्थशास्त्र परंपरा को स्थायी बनाने में सहयोग दिया है जिसके अनुसार राजनीति नीतिशास्त्र से न्यूनाधिक पृथक है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।